लगभग 5.3 मिलियन वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण घटना ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र को नया रूप दिया। यह एक भीषण बाढ़ थी जिसने स्थानीय समुद्र को फिर से भर दिया, जो उस समय तक बेहद बंजर और खारा था। इसे जैंकलिन फ्लड नाम मिला और इसने क्षेत्र का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया से घिरा हुआ है और जिब्राल्टर जलदमरू मध्य द्वारा महासागर से जुड़ता है। ये लगभग 8 मील का काफी संकरा मार्ग है। यह उतना भी चौड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जलदमरू मध्य पानी के इन दो निकायों के बीच तरल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले कई चीजों के कारण भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से कट गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिमयुग था, अन्य लोग भूकंप जैसी विवर्तनिक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र को माइसेनियन लवणता संकट नामक काल में धकेल दिया। लगभग 1000 वर्षों तक समुद्र धीरे धीरे वाष्पित हो गया और अपने पीछे एक सूखा बेसिन छोड़ गया जो समुद्र तल से कई मील नीचे था। इस संकट ने वास्तव में परिदृश्य को बदल दिया, जिससे आज के मृत सागर जैसी स्थितियां पैदा हुई। इसका मतलब यह है कि हरे भरे भूमध्य सागरीय सौंदर्य में अत्यधिक नमकीन वातावरण हुआ करता था, जिसमें समुद्र की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक नमक होता था। मान लीजिए कि आप जा सकते थे। यदि आप एक कुशल तैराक नहीं हैं, तो भी आप आसानी से थोड़े से पानी पर तैरने में सक्षम होंगे। नमक की मात्रा और खनिज सामग्री ने अधिकांश प्राणियों के लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण बना दिया होगा। हालांकि कुछ कठोर सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते थे। इन दिनों भूमध्य सागर के तल पर हम ग्रैंड कैन्यन जितने बड़े छेद पा सकते हैं और ऐसा लगता है कि वे निर्जलीकरण की उसी अवधि के दौरान बने हैं। साक्ष्य बताते हैं कि नील और रोन जैसी विशाल नदियां उस समय सीधे भूमध्य सागर में बहती थीं और समुद्र तल से हजारों फीट नीचे तल पर पहुंचते पहुंचते घाटियां छोड़ जाती थीं। पुराने समय में लोगों को भूमध्य सागर के सूखने के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण ढूंढना पड़ता था, इसलिए वे मिथकों और किंवदंतियों के साथ आए। ऐसी ही एक कहानी आधुनिक स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणी इबेरिया के लोगों द्वारा बताई गई थी। इसका वर्णन प्लिनी द एल्डर नामक प्रसिद्ध रोमन लेखक ने भी किया था। इस किंवदंती में जो कहा गया है वो ये है कि भूमध्य सागर को तब तक काटा जाता था जब तक कि नायक हरक्यूलिस ने अपनी शक्तिशाली तलवार से रास्ता नहीं बना लिया। उसने ऐसा आधुनिक अफ्रीका के एक काल्पनिक स्थान और जिब्राल्टर की चट्टान के बीच किया। इसने समुद्र के पानी को अंदर आने की अनुमति दी, जिससे भूमध्य सागर उस रूप में परिवर्तित हो गया जिसे हम आज जानते हैं। कुछ जीवाश्म भी असामान्य रूप से बड़ी बाढ़ की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। समुद्री जीवों के अवशेष वर्तमान समुद्र तल से ऊंची परतों में पाए गए। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र कभी पानी में डूबे हुए थे। ये जीवाश्म मोलस्क, मछली और समुद्री स्तनधारियों के थे। आधुनिक तकनीकों के कारण अब हमारे पास जैंकलिन बाढ़ का कम से कम अनुमानित समय है। वैज्ञानिकों ने घटना के पुनर्निर्माण के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया, जिससे इस बात का और सबूत मिला कि यह वास्तविक था। उन्हें ये भी पता चला कि ऐसी संभावना है कि भूमध्य सागर एक बार फिर बदल सकता है। जिब्राल्टर जलदमरू मध्य बंद हो सकता है, संभवतः जमीन के नीचे होने वाली हलचलों के कारण। इससे लगभग 1000 वर्षों की अवधि में भूमध्य सागर फिर से शुष्क हो सकता है। यदि अफ्रीकी महाद्वीप भी उत्तर की ओर बढ़ता रहा और यूरोप के करीब पहुंचता रहा तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो सकता है। उन प्रसिद्ध लेकिन अभी भी थोड़ी काल्पनिक बड़ी बाढ़ों में से एक को काला सागर जल प्रलय सिद्धांत कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 8400 साल पहले भूमध्य सागर का पानी बोस्पोरस जलदमरू मध्य नामक एक संकीर्ण मार्ग के माध्यम से काला सागर में फैल गया होगा। इससे एक बड़ी आपदा हो सकती थी, जिससे काला सागर के पास रहने वाले लोगों को अपनी चीजें पैक करने और महाद्वीप के अंदर यूरोप और एशिया दोनों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपने साथ इस भीषण बाढ़ के बारे में कहानियां भी ले गए होंगे। इस विचार के साथ आने वाले विशेषज्ञों ने ये भी सुझाव दिया कि ये प्रवासी लोग खेती के नए तरीके लेकर आए होंगे।
हालांकि वैज्ञानिक समुदाय से हर कोई आश्वस्त नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि भले ही बाढ़ आई हो, लेकिन यह संभवतः पहले आई थी और बहुत कम थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस बाढ़ के कारण ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए नूह के संदूक की कहानी। इस किंवदंती में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को एक उच्च इकाई द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उसके ऊपर एक विशाल बाढ़ आई थी। रास्ता आदमी जानवरों के जोड़े इकट्ठा करने गया और उन सभी को एक नाव में पैक कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये प्रजातियां विनाशकारी बाढ़ से बच जाएंगी। विद्वानों के बीच ये भी चिंता थी कि वास्तविक बाढ़ और प्राचीन कहानियों पर बहुत अधिक चर्चा करने से विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं। ऐसे अन्य कारण भी हो सकते हैं कि क्यों ये बाढ़ की कहानियां हमारे ग्रह पर विभिन्न संस्कृतियों में इतनी बार पाई जाती हैं। एक विचार यह है कि शुरुआती किसानों के लिए बाढ़ अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी थी, इसलिए उन्होंने दुनिया के अंत का संकेत देने वाले मिथकों का आविष्कार किया। एक और विचार यह है कि लोगों को असामान्य स्थानों पर प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि अतीत में एक महत्वपूर्ण बाढ़ आई थी। भविष्य में बाढ़ का समाधान हालांकि तैरते हुए शहर हो सकते हैं। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, एम्स्टर्डम, न्यू ऑर्लियंस और वेनिस जैसे तटीय शहर डूब सकते हैं। इसलिए फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इमारतों के लिए एक रास्ता हो सकता है जो पानी के स्तर के साथ बढ़ सकते हैं, जिससे वे अत्यधिक मौसम का भी विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। नीदरलैंड जैसे देश, जिनके पास जल जोखिमों के प्रबंधन का इतिहास है, इन तैरती रचनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। शहरों में विस्तार के लिए जगह कम होती जा रही है, हम वैसे भी पानी पर चलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। पानी पर चलकर हम भीड़-भाड़ को कम कर सकते हैं और तैरते बगीचों की तरह अपना पेट भरने के अधिक दिलचस्प तरीके बना सकते हैं। ये घर सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली प्रणालियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहतरीन विकल्प भी लेकर आते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये घर लंबे समय में सस्ते हो सकते हैं। मालदीव में जल्द ही एक ऐसा तैरता हुआ शहर बस सकता है। इसका लक्ष्य 20,000 लोगों की मेजबानी करना है और इसमें रहने और खाने के लिए जगहें होंगी, साथ ही दुकानें और स्कूल भी होंगे। मूंगे की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए इस क्षेत्र में भूमि के लगभग 5,000 तैरते टुकड़ों के बीच रखी गई नहरें शामिल होंगी। शहर का निर्माण पास के एक निर्माण स्थल में एक साथ रखी गई मॉड्यूलर इकाइयों का उपयोग करके किया जाएगा। पूरा होने के बाद उन्हें तैरते हुए शहर में ले जाया जाएगा। अगला कदम उन्हें एक बड़े पानी के नीचे कंक्रीट के पतवार में सुरक्षित करना है, जो कुछ स्टील के स्टिल्ट पर समुद्र तल से कसकर जुड़ा हुआ है। निर्माण के ये सभी टुकड़े मॉड्यूलर इकाइयों को समुद्र की तरह स्वाभाविक रूप से आसानी से चलने देते हैं। उन लोगों के लिए भी जो समुद्री बीमारी से डरते हैं, एक समाधान है। पास की मूंगा चट्टान इसी के लिए है। ये शहर को घेर लेगा, जिससे एक प्राकृतिक